सुबह बखैर नाजरीन, आज इतवार है। सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। 3 नवंबर सन 2024 है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका है और आज जब आगाज़ किया है तो बात न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से पर हमारी होगी, बात मुल्की सियासत की भी होगी और आलमी सियासत पर भी हमारी नज़र रहेगी। मौका मिला तो आज 9:45 के बाद फटाफट से आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। आखिरी 10 से 12 मिनट का वक्त उसके लिए भी फॉर्मेट के हिसाब से रखा गया है और आज भी एक और मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो उस बड़े मामले पर अपना मौक़िफ़ और अपनी राय सामने रखेंगे जो मामला इस वक्त हमारे सामने है, जिस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं। और आज 5वां किस्त होगा उस बातचीत का हमारी कि हमारी उन बेटियों का, उन भाइयों का मुस्तकबिल किस तरीके से संवर सकता है जो शादी की हद को उम्र पहुंच चुके हैं या जिनकी हद उम्र ऊपर हो चुकी है, उनके मसाइल को किस तरीके से हल करें, हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारियां क्या है, आगे क्या कुछ करना है, ये नासूर जो शादियों के नाम पर चल रहा है शहर गांव के अंदर, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इस पर भी हमारी गुफ्तगू रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से प्यार मोहब्बत आप हमारे साथ बांटते हैं वो मुसलसल बांटते रहेंगे। आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर, जहां पर खबर, तज्ज़िया और तबसरा आपको हर पल मिलता है। न सिर्फ खबर, तज्ज़िया और तबसरा आप वहां पर देखते हैं बल्कि आप वहां से हमारे तक कुछ ऐसी मालूमात भी पहुंचाते हैं जिससे हमारी मालूमात में इजाफा होता है और हम इन प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर बनाने में कोशिश करते हैं। तो आज ज़रा प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट है। सबसे पहले हिस्ट्री की किताब को खंगालेंगे। आसिफ मेरे साथ तैयार है। सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे सुनाएंगे और उसके फ़ौरन बाद ज़रा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बयानात के बीच सूरत हाल क्या कुछ है शहर की, उस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत तमाम लोगों का, न सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। उसके लिए इजहार तशक्कुर। आपका फीडबैक, आपके तासुरात, आपका ओपिनियन हम तक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की भी बात हो ज़रूर पहुँचाइएगा और बग़ैर किसी परेशानी के हम तक पहुँचने की रसाई को आसान बनाइएगा। प्रोग्राम की शुरुआत होगी, फॉर्मेट तय है, सेट फॉर्मेट के मुताबिक। आज सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आप तक पहुंचेगी। एतवार का दिन है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज दिन आता है नवंबर का तीसरा यानी 3 नवंबर। 2024 से पहले कौन से वाक़यात माजी में या कुछ बड़े दिन आज के हिसाब से देखेंगे तो माजी में पता चलता है 644 ईस्वी में आज ही का दिन आता है जब दूसरे खलीफा उमर इब्न खत्ताब का मदीना मुनव्वरा में एक पारसी गुलाम ने उनको शहीद कर दिया। और जब आप इसको इस्लामिक कैलेंडर से हटाकर ग्रेगोरियन या अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक इस तारीख को देखते हैं तो 3 नवंबर की आती है 644 ईस्वी। 2007 में पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी का बाकायदा ऐलान आज ही के दिन किया था। नवंबर 3, 1948 में हिंदुस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली तकरीर की थी और ये तकरीर रिकॉर्ड आज ही के दिन हुई। 1948 1394 में आज के दिन फ्रांस के छठे बादशाह ने यहूदियों को फ्रांस से निकालने का फैसला भी आज के दिन किया। 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना पहला एडिशन आज के दिन शुरू किया, हिंदुस्तान के सब पुराने और बड़े अखबारात में से एक। इसी दिन 2001 में अमेरिका ने लश्कर और जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी आयद कर दी और दुनिया के सबसे बड़े आतंकी गुट या दहशतगर्द गिरोह इनको करार दिया और कुछ बड़े लोग जो इनके कमांडर्स के तौर पर जिम्मेदारियां संभाले थे उन पर पाबंदियां आयद कर दी। 1931 में पहली मर्तबा मसनूई रबर की तिजारती पैदावार शुरू की गई। 1958 साल 1958 दिन आज का जब उस वक्त के सोवियत यूनियन या यूएसएसआर ने एटमी तजुर्बा किया। साल 2007 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बेनज़ीर भुट्टो को घर में नजरबंद किया गया और ये वो वक्त था जब मैंने आपको बताया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या पाकिस्तान की आर्मी के सरबराह के तौर पर मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान करते हैं। उसी वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम लीडरान या वो जो सियासी कायदीन थे उनको बंद कर दिया गया और बाद में उनका जाकर कत्ल भी दिसंबर के महीने में 27 तारीख को हो जाता है। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका जजीरा दरियाफ्त किया, ये जो डोमिनिकन आइलैंड जिसको आप कहते हैं। 1493 जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं 1903 में आज ही के दिन पता चलता है कि पनामा को कोलंबिया से आज़ादी आज के दिन हासिल हुई। तो छोटे ममालिक में से एक पनामा जो कि आज यौम आज़ादी मना रहा है।
2013 में आज ही के दिन मशहूर लोक गुलकारा रेशमा का इंतकाल हुआ। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता या पंजाबी इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा, वैसे तो पूरी इंडस्ट्री के लोग इनके चाहने वाले थे, लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री में क्योंकि पंजाबी ज़बान इनकी सबसे ज़्यादा गाने इसी ज़बान में उन्होंने गाए, 2013 में उनका इंतकाल हुआ। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा ये जो सर्विसेज उनकी रही हैं पंजाब इंडस्ट्री के लिए या ज़बान के लिए, उस ताल्लुक से उनको याद भी किया जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें थी, अहम तरीन वाक़यात आपके सामने रखे हैं। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, सलामती, समाजी मामलात या इक़्तिसादी मामलात जिनको गुफ्तगू करेंगे, सलामती से जुड़ी हुई कुछ खबरें। शुरुआत इसी खबर के साथ जहां पर कल हमने आपको बताया कि पूरे दिन काफ़ी गहमा गहमी रही, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बैक टू बैक ऑपरेशन चलते रहे, लेकिन 24 घंटों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस श्रीनगर के अंदर जहां पर VIP मोमेंट्स होनी है, एक बड़ा इवेंट है, तारीखी दिन है, उससे पहले शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और चप्पे चप्पे पर इजाफी दस्तों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी अलर्ट सेंट्रल कश्मीर से जुनूबी और वस्ती या शुमाली इलाकों तक जारी किया गया है। इशफाक, सुबह कश्मीर के अंदर कल आपको याद होगा कि बैक टू बैक नॉर्थ से पहले खबर आई बांडीपोरा, फिर श्रीनगर का खानियार इलाका, फिर बाद दोपहर खबर आई साउथ कश्मीर के इलाके के अंदर झड़पें हुई और झड़पों में मिलिटेंटों के मारे जाने और सिक्योरिटी जवानों के जख्मी होने की खबर है। ताहम खानियार ऑपरेशन के बाद शहर श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। खानियार, बडगाम यानी सेंट्रल कश्मीर और श्रीनगर समेत कई मुतअद्दिद मकामात पर इजाफी दस्तों को तैनात कर दिया गया। पिछले 48 घंटों के दौरान जिस तरीके की सूरत हाल बडगाम, श्रीनगर और आसपास के इलाकों के अंदर बनी है, उसको देखते हुए अब मजीद सिक्योरिटी का हिसार सख्त कर दिया गया है। एडिशनल मोमेंट जो सिक्योरिटी दस्ते हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है और खुसूसी तौर पर जो सेंसिटिव एरियाज़ है और हाइपर सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पर निगरानी को और ज़्यादा तेज़ कर दिया गया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF पर डाल दी गई है, क्योंकि ये दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस और CRP इस वक्त हाई अलर्ट पर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी गश्त जो है वो बढ़ा दिया गया है, बख्तर बंदगानियों की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से मिलिटेंट अपनी किसी भी कोशिश में कामयाब ना हो सके। स्पेशल यूनिट्स मॉनिटरिंग के लिए स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर हाई ट्रैफिक एरियाज़ है, की इंस्टॉलेशंस है, यानी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट जहाँ पर है वहाँ पर भी सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। की इंस्टॉलेशन रेडियो, दूरदर्शन, पुलिस, सिविल सेक्रेटरीट, असेंबली और दीगर हसास मकामात पर भी सिक्योरिटी दस्तों की तैनाती जो है वो कर दी गई है। लाल चौक समेत माइसमा और आउटस्कर्ट्स के अंदर भी सिक्योरिटी कल से ही हमने देखी है बढ़ा दी गई है और पुलिस ने तमाम शहर के रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो मुश्तबह अफराद की नकल हमल की खबर जो है वो मकामी पुलिस को दे ताकि किसी भी तरीके से सूरत हाल ख़राब न हो सके। ताहम एक बड़ी कामयाबी कल सिक्योरिटी एजेंसीज़ को तब मिली जब पिछले कई महीनों से इंतहाई मतलूब तरीन पाकिस्तानी मिलिटेंट खानियार की एक झड़प पे मारा गया, जिस पर यह इल्ज़ाम था कि न सिर्फ सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमले में वो मुलविस था, बल्कि और ग्राउंड वर्कर्स और दीगर चीज़ों को मुनज़्ज़म करने में भी उनका एक कलीदी रोल बताया जा रहा है। और इसी तरीके से फिर नॉर्थ कश्मीर के बाद साउथ कश्मीर में जब एनकाउंटर हुआ तो वहां पर भी लश्कर के टॉप मोस्ट कमांडर्स को मारा गया और IGP कश्मीर के मुताबिक ये जो एनकाउंटर्स हुए हैं जिनमें सिक्योरिटी एजेंसीज को कामयाबियां मिली है, इससे लश्कर का नेटवर्क मजीद कमज़ोर होता हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर दिख रहा है। ताहम उन्होंने अपील एक बार फिर दोहराई कि अवाम किसी भी तरीके से उस जासे में ना आए जो मिलिटेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और हर मुमकिन मदद सिक्योरिटी एजेंसीज की करें ताकि अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। तो फिलहाल कल से लेकर अभी सुबह तक की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ऑन हाई अलर्ट है, क्योंकि सिर्फ आज का दिन आप छोड़ेंगे तो कल से आप देखेंगे बैक टू बैक 3-4 दिन जो होंगे वो शहर के अंदर इंतहाई अहम होंगे। असेंबली का इजलास है, VVIP मोमेंट्स है, इस बीच कई अहम सियासी शख्सियात की आमद की खबरें भी आ रही है, तो इस बीच सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। सूबा कश्मीर के अंदर सूबा जम्मू और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की भी इतला यही है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, हसास मकामात पर नाके लगा दिए गए हैं, क्लोज सर्किट TV कैमरा यानी CCTV जो लगाए गए हैं, कैमराज लगाए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया गया है ताकि नकल हमल
मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रहे, नकल अमल पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी जाए और जो मुश्तबे अफराद है उनकी पूछताछ और उनसे पकड़ तकड़ का सिलसिला भी तेज़ हो गया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये थी बात जनाब सिक्योरिटी के सूरत हाल के हवाले से, लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात एक और बड़ी अहम करते हैं, क्योंकि मामला अब जो आपके सामने रखने जा रहे हैं ये अदालत से मुंसलिक है, क्योंकि अदालत ने उस PIL को क्लोज कर दिया जो PIL मादनियात को लेकर सामने रखी गई थी और नदी नालों से निकाले जाने वाली रेत, बाजरी और दीगर मामलात को लेकर जो कहा जा रहा था कि इंतहाई अहम तरीन मामला है और अदालत इस पर नज़र रखे, क्योंकि इलीगल माइनिंग का मामला था। 2016 में एक मकामी NGO पीपल्स फोरम ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने ये मामला रखा था, जिसमें उन्होंने इस बात की मांग की थी कि एनफोर्समेंट होना चाहिए जी माइंस एंड मिनरल्स का, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, उसके साथ साथ मिनरल कंसेशन रूल 1960 का, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल 1988 के इतलाक के हवाले से उन्होंने हुकूमत अदालत से दरख्वास्त की थी कि इसका इतलाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट ने अगरचे ये मामला हुकूमत की नज़र के सामने भी रखा, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के साथ साथ माइनिंग डिपार्टमेंट ने भी कई मरतबा इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। ताहम अब इतला ये है कि कोर्ट ने तमाम आर्गुमेंट सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने इस मामले को रोक दिया है, इस पर समाअत मुकम्मल कर दी है और ये साफ कर दिया है कि कानून का इतलाक तो हो चुका है, लेकिन अगर और भी कोई मामला है तो जो पिटिशनर है वो एजिटेट कर सकता है, वो अपनी बात रख सकता है मुतल्लिका महकमान के सामने। सीधे अपने नुमाइंदे इमरान आइकू के पास चलेंगे, क्योंकि मादनियात और इलीगल माइनिंग का जब मामला है तो सिर्फ श्रीनगर नहीं, बड़गाम नहीं, गांदरबल नहीं, नॉर्थ साउथ में इस तरीके की खबरें आई हैं और NGT ने लगातार कई मरतबा इस इलीगल माइनिंग पर सवाल भी उठाए हैं। दूसरी तरफ से अदालत के सामने जो अदाद शुमार रखे गए उसमें कहा गया ऑल इज वेल, जनाब इतलाक तो कानून का हो चुका है। इमरान जरा अपडेट करें, मुद्दई जो अदालत के सामने गया था क्या वो सिर्फ ये चाह रहा था कि कानून की पासदारी हो, या ये जो इलीगल माइनिंग की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उस पर भी उनका मौक़िफ़ था, और अदालत की तरफ से, मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से क्या कुछ अब कहा गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी कहा कि ये एक NGO है पीपल्स फोरम नाम की, जिन्होंने 2016 में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के सामने एक PIL दर्ज की थी। दरअसल इस PIL में ये जानना चाहते थे दरख्वास्त गुजार कि जम्मू कश्मीर में इलीगल माइनिंग हो रही है और जिसकी वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट पे असरात मुरतब हो रहे हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन इससे हो रहा है। और दूसरा ये कि जब इलीगल माइनिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ का लैंडस्केप है उससे भी कई सारे असरात मुरतब होते हैं। तो उसके बाद अदालत ने हालांकि इस PIL पर कार्रवाई शुरू की 2016 के बाद, और हुकूमत से इस मामले पर जो है उन्होंने जवाब तलब की। जैसा कि अब ये पता चला है कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है उन्होंने इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो हमारा है उनसे पूरी इसकी तफसीलात मांगी और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने वो तफसीलात फराहम की। लेकिन दरख्वास्त गुजार का बेसिक जो पॉइंट था जो वो गवर्नमेंट से जानना चाहते थे वो ये थे कि जो जियोलॉजी, माइनिंग या माइनिंग एंड मिनरल्स जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक्ट्स है यहाँ पे उनका निफाज ज़मीनी इस पर अमलाया नहीं जा रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो फिर शहर में हो, और कहीं पे भी हुकूमती सतह पर हमारे पास एक्ट्स है, अलग अलग एक्ट्स है, जैसे कि हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 है, या इसी तरीके से अलग अलग माइंस के हमारे एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे अक्रॉस द कंट्री निफाज करती है, जिसके थ्रू पूरी इस माइनिंग और जियोलॉजी और माइनिंग को मॉनिटर किया जाता है। तो दरअसल दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि एक्ट्स तो है लेकिन इन एक्ट्स को सही से अमलाया नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बाद अदालत ने चूंकि इस पर कार्रवाई शुरू की और सरकार से, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से पूरी तफसीलात तलब की, और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जो दरख्वास्त गुजार ने दी थी, जो अदालत को चाहिए थी। तो अदालत ने बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि कहा कि हुकूमत या खासकर जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है वो तमाम उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है जो इनके नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए। और खासकर उन्होंने ये भी कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग ऑफिसर्स को भी जो है वो एक पोस्ट क्रिएट की गई है, माइनिंग ऑफिसर्स,
जो वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है। लेकिन ये अदालत की बात अपनी जगह पे या PIL अपनी जगह पे, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर पर इन चीज़ों को देखते हैं, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हमने भी डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग J&K को इंटरव्यू भी किया था और हमने भी काफ़ी सवालात उनके सामने रखे थे और ऑन एयर वो अभी भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। उसमें जिस तरीके से सवाल हमने पूछे तो वो सवालात थे जो पब्लिक ने हमसे किए थे और जिसकी एक रियलिटी है। और अगर आप इस वक्त भी देखेंगे कि इलीगल माइनिंग कितनी होती है, अगर आप इस वक्त देखेंगे कि सैंड एक्सट्रैक्शन कितनी होती है, और जैसे कि 2014 के भयानक सैलाब के बाद भी एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया था और बेसिक ये था कि हमारी जो वाटर बॉडीज है, स्पेशली जो हमारा यहाँ पे रिवर जालिम है, तो इसको इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन से बढ़ाना है। लेकिन अभी भी अगर आप जाएंगे साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक और अलग अलग जगहों पे आपको देखा जाएगा रात के दौरान अभी भी सैंड एक्सट्रैक्शन होती है, बाजरी की इलीगल एक्सट्रैक्शन होती है। सोबा कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि सोबा जम्मू की भी सूरत हाल इसी तरीके की, यही वजह कि NGT ने भी कई मरतबा इस पूरे मामले पर जो है वो सवाल उठाए थे। और ये बात सही है कि 8 साल के वक्फे के बाद अगर एक PIL पर यह फैसला आया कि हुकूमत की तरफ से अफसरान की तैनाती कर दी गई है, कानून का मुकम्मल इतलाक है, तो फिर जो NGT बार बार बात बता रही है कि आपके पास तो आइन भी है, कानून भी है, हकूक भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेसिक परेशानी है वो है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार नहीं रखा जा रहा है। जहाँ पर जिस तरीके की ड्रजिंग होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है। तो क्या हम ये माने कि शायद जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो इंटायरली डिफरेंट है, और जिस पर शायद हुकूमत को और अदालत को एक बार फिर सोचना होगा? बिल्कुल यही बात सही है कि डॉक्यूमेंटेशन अलग होती है, आप क्या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट कि आपके पास जो एक्ट्स है, आप एक्ट्स के हिसाब से दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को या अदालत को कि हमने इतने FIRs किए, हमने इतनी गाड़ियां सीज की है। और इवन के ये भी जो अदालत ने कहा है इस रिपोर्ट में कि श्रीनगर के पंथा चौक ज़ेवन में जो सैंड क्वायरी थी, ये जो स्टोन क्वायरी थी, उनको भी बंद करना पड़ा है। सो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जब हम जाते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये अलग अलग, जैसे हम जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का चूंकि ये डोमेन है और आपके पास या इस डिपार्टमेंट के पास एक मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स का स्कोप होता है। चूंकि मेजर मिनरल्स का स्कोप इस डिपार्टमेंट के पास नहीं है, जैसे लिथियम वगैरह इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, लेकिन जो माइनर मिनरल्स है जैसे जिसमें हमारा सैंड, हमारी स्टोन्स वगैरह जो सारा आता है, तो इस पे अगर आप देखेंगे लॉ बिल्कुल है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारी चीजें ऐसी है जो गैर कानूनी तौर पर हो रही है। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आपको याद होगा जी इस पूरे मामले पर सियासत भी काफी ज्यादा हुई। 5 अगस्त 2019 के बाद माइनिंग के मामले पर सियासत बहुत ज्यादा हुई। 2024 के इंतखाबात में भी माइनिंग ने एक मरकजी पॉइंट लिया था, तमाम तर सियासी जमातें इस पर गुफ्तगू कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि मकामी तौर पर जो नौजवानों को रोज़गार यहाँ से मिल रहा था वो रोज़गार तो ख़त्म हो गया क्योंकि माइनिंग का पूरा सिलसिला जो है वो बाहर चला गया और माइनिंग माफियाज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करें। लेट इट बी कि जिन लोगों ने तकरीरें की जो आज कल हुकूमत में है वो इस पूरे मामले को ज़रा देखें। ब्रेक पर जाना है लेकिन उससे पहले ज़रा आपको बताते चले खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। महाजिर मिल्लत के फर्जंद की मौत हुई है और इस वक्त खबर मुमताज आलमदीन मौलवी मोहम्मद अहमद शाह का पाकिस्तान के अंदर इंतकाल हुआ है। अहमद शाह मीरवाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह साहब के फर्जंद थे। रावलपिंडी के अस्पताल में पिछले कई दिनों से जेर इलाज थे और आज सुबह उनका इंतकाल हुआ है। बाज़ाब्ता तौर पर मौलवी मोहम्मद अहमद शाह साहब के फर्जंद ने सोशल मीडिया साइट पर इस बात की जानकारी दी और कहा कि उनके वालिद ने आखिरी सांस सुबह 3 बजे के आसपास मकामी अस्पताल के अंदर ली है। महाजिर मिल्लत मीरवाइज मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह साहब के फर्जंद जो थे उनका इंतकाल हुआ है और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के साथ ताज़ियत का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है। तस्वीरें आप वो देख सकते हैं जो महाजिर मिल्लत के फर्जंद की पहले रेडियो में थी और उसके बाद एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जब आप बात करते हैं तो महाजिर मिल्लत की उनके ख़ानदान की POJK के अंदर एक नुमाया किरदार रहा है, उनका एक पॉलिटिकल एरा रहा है वहाँ पर और आज भी वहाँ पर एक पॉलिटिकल ख़ानदान के तौर पर इन्हें माना जाता है, इनकी एक बाअसर शख्सियत मानी जाती है। फाइनली पिछले कई दिनों से मौलवी मोहम्मद अहमद शाह साहब जो मरहूम
मीरवाइज मौलवी यूसुफ साहब के फर्जंद थे, आज इंतकाल कर चुके हैं रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर, और उनके फर्जंद की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की जानकारी दे दी गई है। और यहाँ कश्मीर वादी के अंदर जब आप देखेंगे तो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक साहब के साथ और उनके अहल खाना के साथ सियासी लोगों की तरफ से, गैर सियासी लोगों की तरफ से और मुख्तलिफ मजहबी अंजुमनों की तरफ से भी मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के साथ इज़हार ताज़ियत का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन 2 बजे के आसपास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मीरवाइज मोहम्मद अहमद शाह साहब का नमाज जनाजा बहरिया टाउन के अंदर अदा किया जाएगा। इतलात के मुताबिक और जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इनका एक कलीदी किरदार रहा है, वहाँ की सियासत में और फिर जम्मू कश्मीर की तारीख लिखने में, और मीरवाइज ख़ानदान के चश्मो चिराग, और कहा जाता है कि इंतहाई मुखलिस और हमदर्द शख्सियत थे। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का आइन बनाने में एक कलीदी किरदार उनका है, और साबिक रुकने कश्मीर काउंसिल भी ये रहे थे। और इनके इंतकाल की तस्दीक इनके फर्जन याहिया की जानिब से भी कर दी गई है। और इसके बाद मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी उमर फारूक के साथ ताज़ियती पैगामात का आने का सिलसिला जो है वो सुबह से ही जारी है। देर रात गए इंतकाल हुआ है और अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन उनके फर्जंद की जानिब से भी कर दी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। 9 बज रहे हैं। ब्रेक के उस पार अपने ख़ास मेहमान के पास भी चलेंगे, जो मौजू है, स्पेशल सेगमेंट है। आज 7वें प्रोग्राम की तरफ हम जाएंगे। एक तो वो और बाकी कुछ मौज़ूआत भी हैं, कुछ ऐसी खबरें, क्योंकि आज का दिन भी जम्मू कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट है और आइंदा 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा हलचल जम्मू और श्रीनगर के अंदर इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। दीगर कुछ मौज़ूआत भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आपके कॉलिंग के स्पेशल सेगमेंट्स पर भी जाएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार ये सारे मौज़ूआत। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जी के में आपका इस्तकबाल। 9 बज चुके हैं। बात अब जरा जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ते सड़क हादसात के और इंसानी जानों के ज़िया होने की। परसों के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि सुबह जम्मू के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले सड़क हादसात में सिर्फ जम्मू के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान इस साल के पहले 10 महीनों के दौरान हुआ, बल्कि पहले 7 से 8 माह के दौरान। लेकिन आज पूरी यूनियन टेरिटरी के आपके सामने आदाद शुमार रखते हैं और आपको पता चलेगा कि इस साल के पहले 9 महीने जम्मू कश्मीर के लिए बदतरीन गुजरे हैं। कहा जाता है कि मिलिटेंसी के वाक़यात या मिलिटेंसी के वाक़यात में जितनी जानें जाती रहीं, उससे ज़्यादा नुकसान मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम या साबिक़ा रियासत ने सड़क हादसात की वजह से उठाया। दौरे हाजिर में सड़क हादसात में इन 9 महीनों के दौरान अप टू सितंबर 2024 सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक
122 सड़क हादसा हुए और 6122 एक्सीडेंट्स में 9 महीनों के दौरान 621 लोगों की मौत हुई, दोनों सूबों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। डेटा से यह भी पता चलता है कि 9 महीनों के दौरान सबसे खराब, बदतरीन और मुश्किल वक्त मई का महीना था। बाकी माह के दौरान भी हादसा भी हुए, लोगों की जानें भी गई, लेकिन मई के महीने में सिर्फ एक माह के दौरान 98 लोगों की जान गई 521 सड़क हादसात में। डेटा ये भी बताता है कि पूरे खित्ते के अंदर 16 हादसात हुए जनवरी से सितंबर के माह के दौरान, और यहाँ से पता चलता है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सेफ्टी कैंपेन्स या इकदामात और ये कोशिशें या जो कैंपेन्स चल रही थी, इसके बावजूद भी इन सड़क हादसात को रोका नहीं जा सका। स्टैटिक्स जो हैं वो बताते हैं कि कश्मीर सूबे के अंदर 240 लोगों की मौत हुई 1722 सड़क हादसात में पहले 9 महीनों के दौरान इस साल 2024 के आदादोशुमार के मुताबिक। अब इन 10 अजला में कश्मीर सूबे में आप उठाकर देखेंगे तो 362 हादसात में 36 लोगों की जान सिर्फ श्रीनगर जिला के अंदर गई, कश्मीर सूबे में जो सबसे ऊपर है। नंबर 2 पर जनूबी कश्मीर का जिला अनंतनाग आता है, जहां पर 35 लोगों की अमवात हुई 254 सड़क हादसात में। जम्मू के डेटा को जब आप खंगालते हैं तो पता चलता है कि जम्मू के अंदर सिर्फ जम्मू जिला सबसे ऊपर है, अव्वल नंबर पर हादसात में। इस साल 9 महीनों के दौरान 807 एक्सीडेंट्स हुए, 96 लोगों की मौत हुई जम्मू जिले के अंदर। और इस बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाले हादसात जम्मू में हाईवे के अंदर भी और बाकी मकामात पर भी, और ये भी पता चलता है जो आम लोग जो इसके लिए काम करते हैं कि हादसात को कम किया जाए, रोका जाए, इकदाम जो उठाए जा रहे हैं उसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, तो वो ये भी मानते हैं कि रोड सेफ्टी के हवाले से या खित्ते के अंदर बढ़ते सड़क हादसात बाइस तशवीश मुसलसल बन रहा है। सिर्फ गांव या शहर की बात नहीं है, ये तस्वीरें आपके सामने पुरानी हैं मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले हादसात की इस साल, और इन भयानक हादसात में या अलमनाक हादसात में दर्जनों अमवात हुई हैं। इसी साल आप देखेंगे सिर्फ शहर नहीं, गांव देहात के अंदर या शहरों के अंदर दोनों मकामात पर और कस्बों के अंदर होने वाले हादसात में, जिनमें 2 व्हीलर्स भी हैं, 4 व्हीलर्स भी हैं, बसेस भी हादसे का शिकार हुई, ऑयल टैंकर से लेकर ट्रक्स भी हादसात का शिकार हुए, इको गाड़ियां हादसे का शिकार हुई, और यहाँ तक कि सोमो गाड़ियां जो मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को लेकर जाती हैं, जो आमतौर पर सबसे ज़्यादा गांव देहात या रूरल एरियाज़ के अंदर एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है, उन एरियाज़ के अंदर ये जो डिस्टर्बिंग नंबर्स हैं ये गांव देहात दोनों जगहों से सामने आए हैं, लेकिन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। इस साल आप देखेंगे तो 621 लोगों की मौत हुई है, 6122 लोग जख्मी हुए हैं, कुल हादसात 4457 दोनों सूबों के अंदर सितंबर के महीने तक 2024 में। चलिए जनाब, ये तो बात थी हादसात की जो हो रहे हैं, और मिलिटेंसी से ज़्यादा ख़तरनाक मामला हमारी यूनियन टेरिटरी का। न तो साबिका रियासत में ये मामला थमा, न तो मौजूदा वक्त में ये मामला थमता हुआ नजर। सड़कें वही जो आज से कबल 2 दहाई थी, 3 दहाइयाँ थी, और ट्रैफिक का अमला उतना ही जो आज से 3-4 दहाइयाँ कबल थी। और सबको जब वीआईपी ड्यूटी पर लगाए तो गांव देहात का ट्रैफिक का निज़ाम देखेगा कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर तेज़ रफ्तारी, नौजवानों के हाथ में गाड़ी आना और बिना लाइसेंस के ड्राइविंग भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये मुख्तलिफ वजूहात है जो इस बड़े मसले पर हमें गुफ्तगू करने पर मजबूर करता है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं कल के दिन की और आज के दिन की भी। बैक टू बैक 3 खबरें आपके सामने रखेंगे क्योंकि कल का दिन इंतहाई अहम है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का कल का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि कल पहला इजलास जम्मू कश्मीर असेंबली का होने जा रहा है। कल जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला इजलास होगा और सुबह 10:30 बजे इस इजलास को तलब किया गया है। प्रोटेम स्पीकर मुबारक अहमद गुल पहले सेशन की क़यादत करेंगे और तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल पहले ही दे दी गई है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शहर श्रीनगर में अलर्ट कर दिया गया है। लाल चौक, मायसूमा और शहीदगंज के आसपास के इलाके के अंदर इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। सिविल सेक्रेटरीट के गिरदनवा में पार्किंग मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हसास मकामात पर इजाफी दस्तों और सीसीटीवी कैमरास को नस्ब कर दिया गया है और कल 10 बजे से इजलास का आगाज असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर के अंदर होगा, जहां 10 बजे प्रोटेम स्पीकर मौजूद रहेंगे और मुस्तकिल स्पीकर की तैनाती होगी। और पार्टीज राय के मुताबिक
मुस्तकिल स्पीकर के हवाले से फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि कौन से नाम ऐसे हैं जिन पर मुहर लग सकती है। और 10:30 बजे के आसपास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेम्बरान कानून साजिया के सामने अपना खुतबा देंगे और ये 5 अगस्त 2019 के बाद पहला इंतखाब होगा जम्मू कश्मीर के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर। इस पहले इजलास से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एमएलएज के सामने अपनी बात रखेंगे और ये इंतहाई अहम दिन कल होगा जहां पर असेंबली का इजलास है। प्रोटेम स्पीकर पहले स्पीकर की तैनाती के हवाले से चेयर करेंगे इजलास को, उसके बाद स्पीकर बनेगा और उसके फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर 10:30 बजे के आसपास इजलास से खिताब करेंगे, जिसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस तरीके से शहर श्रीनगर के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी दस्तों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि कल से 5 दिन तक जारी रहने वाले असेंबली इजलास के पेश नजर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बात असेंबली सेशन की जो कल 10 बजे शुरू होगा, कल ही इंतखाब भी होगा, लेकिन जरा बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन इजलास आज शाम 6 बजे मुनक्किद होने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास शाम 6 बजे होगा और इस ज़िमन में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की सरबराही में शाम 6:30 बजे होगा और इसमें जहां असेंबली के पहले इजलास के अंदर हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर के नाम का भी ऐलान हो सकता है। पार्टी ज़राया के मुताबिक मुबारक अहमद गुल जो प्रोटेम स्पीकर है और उनके साथ साथ साबिक वजीर खजाना अब्दुर्रहीम राथिर का भी नाम सामने आ रहा है और माना जा रहा है कि 2 में से एक नाम पर मोहर लग सकती है और अनाउंसमेंट शाम 7 बजे तक सामने आएगी, जब उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास मुनक्किद होगा। इतलात और खबरों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से ये खबर सामने आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने डिप्टी स्पीकर के नाम का ऐलान कर सकती है। खबरों के मुताबिक फिलहाल इसे तातुल में रख दिया गया है और किसी को भी डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर तैनात नहीं किया जाएगा। फिलहाल पार्टी ज़राया ये कह रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए इसे वैकेंट रखा जाएगा, खाली रखा जाएगा। शाम 6:30 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास श्रीनगर के अंदर होना है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला इस इजलास के अंदर मौजूद रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का खुतबा और उसके बाद हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। असेंबली का इजलास जो कल से शुरू होने जा रहा है, उससे कबल लेजिस्लेटिव पार्टी के इस इजलास के अंदर माना जा रहा है कि कुछ अहम तरीन फैसले लिए जाएंगे जो इंतहाई अहम माने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर कि कानून साज असेंबली का इजलास और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पार्लिमानी इजलास है वो अहम तरीन इजलास होने जा रहा है शाम 6:30 बजे। चलिए, इस पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सरगर्मियां, लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की भी करते हैं, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल बीजेपी के लिए भी है और पार्टी काडर के लिए भी, उन 28 एमएलएज के लिए जिनके लिए एक सदमा भी है, जहां पर पूरी रियासत या यूटी के लिए एक मुश्किल लम्हा हमने देखा देवेंद्र सिंह राणा के जाने के बाद। लेकिन आज श्रीनगर के अंदर पार्टी के तमाम जो जीते हुए लोग हैं, एमएलएज हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं और लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुंतखब किया जाएगा। एतवार का दिन न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जब हिकमत अमली तरतीब देगी, बल्कि इतलात के मुताबिक श्रीनगर के अंदर होने वाले इजलास में आज बीजेपी भी ये तय करेगी कि अपोजिशन जमात, चूंकि सबसे ज्यादा नंबर्स आप देखेंगे पार्टी वाइज, तो बीजेपी जो दूसरी बड़ी पार्टी है उसके पास नंबर्स हैं। आज श्रीनगर के अंदर इजलास में तय होगा कि लेजिस्लेटर पार्टी का लीडर कौन होगा। ये इजलास असेंबली सेशन से ठीक पहले हो रहा है, जो 6 साल के वक्फे के बाद कल यानी 4 नवंबर पीर के दिन श्रीनगर में ये इजलास मुनक्किद होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए थी कि वो जम्मू सूबे से सबसे बड़ी जमात और यूटी से दूसरे नंबर पर रही। लेकिन बीजेपी के रुकन असेंबली देवेंद्र सिंह राणा, जो नगरोटा असेंबली से 30,000 से ज्यादा वोटों की बढ़तरी से जीते थे, वो सियासी अहमियत की वजह से अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए मजबूत दावेदार या लीडर माने जा रहे थे। लेकिन जुमेरात का दिन
जुमेरात को जब वो इंतकाल कर गए तो उसके बाद एक गैर यकीनी सूरत हाल सी खेमे के अंदर पैदा हो गई और आवाज़ जम्मू के नाम से मशहूर राना ने अक्टूबर 2021 में अपने करीबी साथी और साबिक वजीर एस सलाथिया के साथ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की थी, तो जो भी जम्मू सूबे के अंदर बड़े लीडरान थे जिनका कद ऊंचा था, उन लीडरान में सबसे ऊपर राना को हमेशा से रखा गया था। और आज जब इजलास होना था तो पहले से कुछ चीजें तय थी, तकरीबन 80% चीजें सेटल थी कि शायद वही पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर होंगे। लेकिन 2 दिन पहले जो बुरी खबर मिली उसके बाद नए कुछ नाम है पार्टी में, अभी भी सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। अब तकरीबन दोपहर होते होते श्रीनगर के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10:30 बजे का वक्त है। श्रीनगर में पार्टी के तमाम एमएलए जम्मू सूबे से जो पहुंचेंगे और एक जगह इकट्ठे होकर पार्टी की जानिब से मीटिंग तय कर आगे की हिकमत यानी एक तरफ से आज शाम को जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास है, तो दिन में भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास श्रीनगर के अंदर है और लीडर ऑफ द अपोजिशन एलओपी और डिप्टी लीडर के साथ साथ चीफ विप को चुनने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। 3 नाम सामने आएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन और साथ साथ चीफ विप का नाम जो है वो बीजेपी की तरफ से सामने रखा जाएगा। फिलहाल डॉक्टर सुनील शर्मा और डॉक्टर मनियाल का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि शायद इन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर सामने रखा जा सकता है। याद रखिएगा सुनील शर्मा जो है वो श्रीनगर के अंदर बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और अब सबकी नजरें जो है वो फिलहाल बीजेपी के इस इजलास पर रहेंगी। और यहाँ पर ये इतला और खबर भी है कि इस इजलास के अंदर जो 2 ऑब्जर्वर्स, मरकजी ऑब्जर्वर दिल्ली से तैनात किए गए हैं, वो तकरीबन 11 बजे के आसपास श्रीनगर पहुंचेंगे। प्रहलाद जोशी और उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनकी निगरानी में इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच इतला ये है कि फिलहाल जो यूनियन टेरिटरी के सदर है रविंदर रैना, वो भी सत शर्मा जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के रुकन गुलाम अली खटाना भी श्रीनगर के अंदर मौजूद है और वो भी शायद इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। मेंबर लोकसभा जुगल किशोर शर्मा, साबिक डिप्टी स्पीकर कविंदर गुप्ता, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह भी इस मीटिंग का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो सामने आ रही है। ताहम बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल श्रीनगर के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि आरएसएस का अहम तरीन इजलास ग्वालियर एमपी के अंदर चल रहा है, जहां पर वो मौजूद है। यानी उनकी मौजूदगी के बगैर ही इस इजलास को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर पार्टी अपने लीडर ऑफ अपोजिशन, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ विप के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से आज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बात जब हो रही है तो बात आपको ये भी बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से इलेक्शन होंगे। एक तरफ पंचायतों के इलेक्शन से, एक तरफ म्यूनसिपल काउंसिल्स और कमेटियों के लिए वो सारी चीजें, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की बात अलग, लेकिन असेंबली 2 ऐसी नशिस्तें जो खाली हो गई हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, इन पर भी किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पिछले दिनों हम आपको बता चुके हैं कि इन 2 नशिस्तों में एक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बडगाम नशिस्त है जिसको वो छोड़ चुके हैं, विड्रॉ कर चुके हैं और वो गांदरबल की नुमाइंदगी करते रहेंगे बतौर रुकने असेंबली। लेकिन बात जब आती है नगरोटा की तो पहली खबर में आपको बताया कि राणा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो सीट भी खाली हो गई जहां पर काफ़ी करीबी फाइट हो सकती थी जो माना जाता रहा। लेकिन जब हम नताइज की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार काफ़ी पीछे रह गए थे। अब सबकी नज़रें दोबारा से जब राणा के इंतकाल के बाद, उधर उमर अब्दुल्ला की सीट छोड़ने के बाद, दोनों सीटों पर ज़बरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से या फिर उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जब आप सबको याद होगा बतौर रुकने असेंबली उन्होंने हल्फ उठाया, उस वक्त उन्होंने क्लियर कर दिया था कि बडगाम की सीट से नहीं बल्कि गांदरबल की सीट वो रिटेन करेंगे और वहां से वो जो आप कह सकते हैं कि जो फैमिली की एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल लेगेसी है, उसको वो कंटिन्यू करेंगे। और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप कह सकते हैं कि 42 से 41 तक ये सीटें रिड्यूस हो गई थी। हुकूमत के लिए अगरचे नंबर्स काफ़ी थे अपने इत्तेहादी के साथ मिलकर, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने वो सीट छोड़ी थी। इसके अलावा आप देखेंगे गांदरबल के अलावा नगरोटा सीट, जब यहाँ पर दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा तो इस बार भी दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। कुछ नाम जिन पर डिस्कशन बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन चूंकि फिलहाल बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर या पूरे खित्ते के लिए नहीं राणा के इंतकाल के बाद, इसलिए थोड़ा वक्त उसमें लिया जाएगा। फिलहाल असेंबली सेशन होगा, बड़ी सारी चीज़ों से गुजरना है। और यहाँ पर इस बार जो आपने देखा था, पहले ही आपके सामने आदादो शुमार में बताया कि 30,000 प्लस वोटों की लीड के साथ देवेंद्र सिंह राणा जीते थे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 पे रही थी। तो अब अगली बार जब यहाँ इलेक्शंस होंगे
दोनों सीटों पर दिलचस्प मुकाबले की तवक्को इशफाक है। शादी वाला पहले ये खबर लेते हैं फिर शादी वाला। बात सेहत आम्मा की भी करते हैं और सेहत आम्मा की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि हुकूमती इदारों की तरफ से रैंकिंग जारी की जाती है और ये रैंकिंग इसलिए हमारी नज़र इस पर रहती है क्योंकि हर बार इस रैंकिंग में उतार चढ़ाव होते हैं और अब की बार भी महकमा सेहत की तरफ से रैंकिंग जारी कर दी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन ने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से रैंकिंग जारी कर दी है और ये रैंकिंग जारी करते हुए ये माही सितंबर की रैंकिंग है। जिला अस्पताल की फहरिस्त में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ ने बाजी मार ली है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ जो है वो यहाँ पर सबसे पहले आगे आ चुका है, जो नंबर 1 पर है। CHCs में पहला मकाम जो है वो CHC बानिहाल ने लिया है। रैंकिंग जारी कर दी गई है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से और आपको याद होगा कि JKE सिहाज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन J&K का एक इनिशिएटिव 4 नवंबर सन 2022 को शुरू किया गया था और इसी इनिशिएटिव के तहत तमाम अस्पताल, चाहे वो टेरिशरी केयर है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ पर किस तरीके से रैपिड असेसमेंट सिस्टम RAS चल रहा है और जो 104 सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन है उस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स है, आउटबाउंड उसका क्या है। मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस पूरे मामले को देखती है और हर महीने रैंकिंग को जारी की जाती है। नेशनल हेल्थ मिशन ने रात देर गई जो रैंकिंग जारी कर दी है उसके हिसाब से कैटेगरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एसोसिएटेड अस्पताल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की जब रैंकिंग को आप देखेंगे तो पहली रैंक चली गई है जी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ को, जहां पर बेहतर कारकर्दगी के आसार दिखे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी तीसरे पर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की रैंकिंग्स बिल तरतीब जारी कर दी गई है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की रैंकिंग में सबसे पहला नाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़ का है जो नंबर 1 पर आया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा बिल तरतीब 2, 3, 4 नंबर पर आ चुके हैं। और कैटेगरी जब आप देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो पहला रैंक जो है वो CHC बानिहाल और उसके बाद जो डूरू अनंतनाग, CHC रामगढ़ सांबा, CHC बटोट रामबन और CHC बसोली कोटवा को बिल तरतीब चला गया है। और याद रखिएगा सन 2022 से नवंबर की तारीख से ये सिलसिला जो है वो चल रहा है और हर माह जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अस्पतालों के अंदर बेहतर कारकर्दगी को देखते हुए ये रैंकिंग जारी की जा रही है और कल रात देर के नेशनल हेल्थ मिशन ने ये ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी कर दी है। तो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो तिब्बी निज़ाम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसकी बेहतरी के लिए जो इकदाम होते हैं और हर महीने एक इनिशिएटिव 2022 में शुरू किया गया नवंबर 4 को, उसके हिसाब से एक तरह से ये जायज़ा भी लिया जाता है। इधर जब हेल्थ के हवाले से बात हो रही है तो एक और ख़बर फटाफट से और उसके बाद अपने मेहमान के पास हम चलेंगे। एक ख़ास मौजू पर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया, बल्कि एक सर्कुलर है और इस सर्कुलर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक वाज़ेह पॉलिसी या ट्रांसफ़र पॉलिसी का नफाज अमल में नहीं लाया जाएगा तब तक किसी भी तरीके से कोई तबादला नहीं होगा, तैनातियाँ नहीं होंगी और अमले की जो अटैचमेंट का एक सिलसिला था उसको भी रोकने का फैसला फिलहाल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से लिया गया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक चूँकि पॉलिसी के ताल्लुक से सरकार की जानिब से शायद हो सकता है इकदाम उठाए जा रहे हों तो कोई ट्रांसफ़र फिलहाल नहीं और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर इसके अलावा दीगर जिम्मेदारान जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर जिनमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं उन तमाम लोगों को बड़ी सख्ती के साथ हुक्म पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है और जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स या ट्रांसफ़र्स होती हैं फर्दर ऑर्डर्स तक जब तक एक वाज़ेह पॉलिसी मुंतकली के हवाले से ना बने, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के हवाले से ना बने, तब तक इस सर्कुलर के मुताबिक किसी तरह के कोई भी इदारा किसी भी मुलाजिम को अटैच नहीं करेगा और अगर इस तरह का कोई कदम उठाना होगा तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनके साथ मशावरत के बाद और जो एक प्रॉपर रीज़न है वो बताना होगा जिसके बाद किसी का तबादला मुमकिन अगर है
तो किया जा सकता है, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी के ना हो तब तक इस ऑर्डर के मुताबिक किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांसफर या फिर तैनाती और अमले की अटैचमेंट का सिलसिला बंद किया जाएगा, मुअत्तल किया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार लौटते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों और बच्चियों की। नौ बजकर 23 मिनट का वक्त हो चुका है। प्रोग्राम आप सलाम जेके देखें और प्रोग्राम में अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर उस अहम और बुनियादी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे जहां पर पिछले एक हफ्ते से मुसलसल सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स और मजहबी पेशवाओं के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं और मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस मसले का हल सरकार के पास नहीं है। इस मसले का हल आपकी और मेरी मेहनत से ही कहीं ना कहीं दिखेगा। यानी आपने और मैंने जब एक कदम आगे बढ़ाना है तभी जाकर मामले का हल निकल सकता है, और ये सोच समझकर फिर सब ने अडॉप्ट भी करना होगा। यानी जब मैं बात करता हूं इस मसले की तो मामला हमारी शादियों का है, हमारी निकाह का है। सूबा कश्मीर की बात करें या सूबा जम्मू की बात करें, सूरत हाल ये है कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से भी इस तरीके की इतलात और ख़बरें सामने आई कि जनाब डॉवरी वाला सिस्टम और हदी उम्र इतनी ज़्यादा बढ़ना लड़कों की और लड़कियों की, अब शादियां नहीं हो पा रही है, उससे वालिदैन एक तरफ से तो परेशानी और कसम पुरसी का शिकार हो ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बच्चे भी इंतहाई तजब्जुब का शिकार हो गए हैं जो आला तालीम तो हासिल कर चुके हैं, और अब उनकी डिज़ायर, उनकी नज़र इतनी बढ़ गई है कि शादी के आसपास कोई दिख ही नहीं रहा है। तो क्या हम अपनी रिवायात से हट गए हैं? क्या हम मटेरियल की इस दुनिया में और इस आर्जी दुनिया में इस तरीके से फंस गए हैं कि आज हमें दिख नहीं रहा है और कल की फिक्र में हम आज जी रहे हैं, या हम उन असलूबों से और उन असूलों से हट चुके हैं जो उसूल और रहनुमा खतूत हमारी मजहबी किताबों के अंदर थी, कुरान के अंदर थी, ग्रंथ साहब के अंदर थी, गीता के अंदर थी, बाइबल के अंदर थी। वाज़िया रहनुमा खतूत शादियों के हवाले से है। जब मैं कल मुख्तलिफ किताबों को खंगाल रहा था तो पता लगा कि जिस तरीके से शादियां होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है, और जो पैटर्न हमने अडॉप्ट किया है ये वेस्टर्न पैटर्न है, और इस वेस्टर्न पैटर्न ने, इस मगरिबी पैटर्न ने हमारी ज़िंदगियों को मज़ीद परेशान किया हुआ है। 50,000 का एक फिगर सूबा कश्मीर के अंदर और 30 से 40 हज़ार का फिगर सूबा जम्मू के अंदर, तो कुल मिलाकर 1 लाख नौजवान जब 52 या 60 साल की उम्र तक आ चुके हैं और शादियां नहीं हो रही है, तो थर्ड फेज जो हमारा है कि हमारी आगे नस्ल चलेगी कैसे, इस रियासत का मुस्तकबिल होगा कैसे, वो तारीख बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट पूरे मुल्क के मुकाबले में हमारी बहुत कम चली गई है। आज इस अहम तरीन मौजू पर नौजवान मुबल्लिग और मजहबी पेशवा आगा सईद मुश्तबा अल मौसवी अल सफ़ी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आगा सईद
मुश्तबा अल-मौसवी अल-सफ़ी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं माजरत चाहूँगा, कुछ वक्त से आप हमारे साथ थे लेकिन ख़बर इस तरीके से थी कि आपको दो तीन मिनट रुकना पड़ा, मैं इसके लिए माजरत खाऊँ। लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि जब हम सरकारी फिगर्स को खंगालते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के फिगर्स को खंगालते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, तो पता लगता है कि बुनियादी मौक़िफ़ जो हमारा था शायद हम उससे डिविएट हो गए हैं, जिसकी वजह ये है कि मैं जिस रास्ते को अडॉप्ट कर चुका हूं वो मुझे तबाही क्यों ले रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम गवर साहब, सुबह खैर। बहुत ही अहम मौजू की तरफ आज आपने तमाम लोगों का जो है तवज्जो मबजूल कराया है। जिस तरह से आपने खुद इशारा किया कि इस अहम और संजीदा मौजू के तईन जो माशरे का अंदाज होना चाहिए वो हमें आजकल दिखता नहीं है। देखिए, इस तरह की जो सूरत हाल जो आज हमारे नज़रों के सामने है उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमने ये शादियों को एक बहुत बड़ा इवेंट करार दिया है कि ज़िंदगी भर में जैसे कोई फैमिली होती है, अगर फैमिली में 2-3 बच्चे होते हैं तो उनके माँ बाप 20-20 साल मेहनत करके सिर्फ इसी बात पे फिक्रमंद होते हैं कि हमें एक धूमधाम वाली शादी करनी है, इस शादी में हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना है, इस शादी में हमें सब रस्मों रसायन जो है अंजाम देने हैं। और नतीजतन जो है ये शादियां आज की डेट में एक ऐसा एक इवेंट बन गया है हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारे पैसे मांगता है। तो यही वो चीज़ है जो हमारी जो मजहबी तालीमात हैं उससे दूर है। ये एक इस तरह का फरीज़ा है जिस तरह से हम बाकी फरीज़े हमारे दीन में मजहब में हैं, जैसे सिखाते हैं नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, तो उसी तरह ये शादी का भी फरीज़ा सब मुसलमानों पे भी वाजिब है। तो अगर हम चाहते हैं कि पहले मजहबी तालीमात पे अमल करते हुए तो सबसे बुनियादी बात यह है कि हमें इन शादियों को सादा से सादा अंजाम देना है। इन शादियों में उन रस्मों को बिल्कुल उनसे दरे करना है, उनसे दूरी करनी है जिनको सच में शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि शादी किस चीज़ का नाम है? शादी दो नौजवानों में एक पैवंद, एक रिश्ता पैदा करने का नाम है जो अक़्द निकाह से पैदा होता है। यानी अक़्द निकाह जो हमारे मजहब के तौर पे है वही चीज़ है जो इन दोनों में ये रिश्ता कायम करते हैं और ये दोनों जवान लड़का और जवान लड़की एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं। तो उस चीज़ को बिल्कुल मार्जिनलाइज करके उसको एक फॉर्मेलिटी समझ के बाकी सारी चीज़ों पे, शादियों में नाच गाना कैसा हो, शादियों में डेकोरेशन कैसा हो, शादियों में एक दूसरे के लिए क्या 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 सामान ले जाना हो, कैसी दावत हो, दावत में कितने सैकड़ों की तादाद में पकवान होने चाहिए, तो इन सब पे ही तवज्जो होता है। नतीजतन ये है कि एक शादी आज की डेट में ऐसी चीज़ बन गई है जिसमें लाखों का जो है खर्चा दरकार होता है। तो वही चीज़ है, एक तरफ से जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो जुर्रत नहीं करते हैं शादी का नाम लेने से भी, वो सोचते रहते हैं कि हमारे आगा मुश्तबा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने खुद कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है दो फैमिलीज़ के बीच में, दो लोगों के बीच में, और फिर हम देखते थे हमारे असलाफ़ों ने किस तरीके से शादियां की हैं, सुना है, पढ़ा है। ये जो हम डिविएट हो गए हैं इसको वापस अपनी राह पर लाएं, इसको एज सिंपल एज पॉसिबल बनाएं, इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी माशरती तौर हम सब पर है। देखिए, क्योंकि आज का ज़माना जो बना हुआ है ये इंडिविजुअल सेंट्रिक बना है। हर इंसान इंडिविजुअली सोचता है, अपने बारे में सोचता है, मेरा फ़ायदा कैसा हो, मेरा फ़ायदा किस चीज़ में हो। हम माशरती तौर और सोसाइटी के लिए अब हमने सोचना बंद किया है कि एक माशरे के हैसियत में हम कैसे आगे चलें। इन चीज़ों पे हम अब कम तवज्जो देते हैं, कम सोचते हैं। मैं खुद सोचता हूँ कि मसलन मैं अपना बेहतर करियर कैसे बनाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो है आमदनी कैसे हो, मेरा ब्राइट फ्यूचर कैसे हो, इसी पर मेरा तवज्जो होता है।
جو ہماری ذمہ داری سوسائٹی کی طرف ہے وہ بہت ساری وہ دھندلی پڑ گئی ہے. لوگ اب اس چیز میں سوچتے نہیں ہیں. اگر معاشرہ سوچے کہ یہ ہمارا دیکھیے ایک دینی فریضہ ہے, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے النکاح سنتی, یہ نکاح میری سنت میں سے. اب آگے دیکھیے کہتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اور جو اس میری سنت سے دوری کرے, جو اس سنت کو نہ پالے, وہ مجھ سے نہیں ہے. دیکھیے نکاح تو دو لوگوں میں رشتہ ہوتا ہی ہے. اگر جو اس سے جو دوری کرتا ہے وہ نہ صرف نکاح سے دوری کرتا ہے بلکہ اس حدیث کی روشنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے وہ کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو دیکھیے زور کتنا ہے اس چیز پر. تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے انیشیٹو لیا ہے اور جو نکاح کا یہ سلسلہ ہے, اس میں ہر جیسے ہم ٹھیک ہے. آغا مجتبیٰ صاحب یہاں پر ذرا ایک اور ڈائمنشن کی اور بھی دیکھتے ہیں. 2 منٹ کے لیے میرے گھر میں نکاح خوانی کی مجلس ہے, میں جو چاہے کروں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ کی اس کے ہاتھ میں ہے جو میرا نکاح خوان صاحب ہے, امام صاحب ہے, مولوی صاحب ہے, مفتی صاحب ہیں, جو یہاں پر آئیں گے, یہ اسی کے ہاتھ میں ایٹ دا اینڈ آف دا کی ہے. اگر میں جتنا بھی خرچہ کروں, جتنا بھی اچھا ڈیکوریٹ کروں, جب تک وہ خطبہ نکاح نہ ہو اور اس کانٹریکٹ پر سائن نہ ہو والیوں کے, گواہوں کے, تب تک یہ سارا معاملہ میرا پھیکا پڑے گا, یہ کسی جگہ انڈورس ہی نہیں ہوگا. تو کیا آج کے دن میں میرے ان تمام حضرات کی ایک بڑی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایک آواز ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ جناب یہ ہم نے کرنا ہے اور اس سے باہر ہم نے جانا نہیں ہے, ایٹ اینی کاسٹ, جو بھی کچھ ہو ہم نہیں جائیں گے؟ جی بالکل گوہر صاحب, میں انفیکٹ اسی چیز کی طرف اشارہ دینے والا تھا کہ ہمارے کچھ دن پہلے متحدہ مجلس علماء کا بھی اجلاس ہوا تھا, جہاں پہ یہ پوری یہ باضابطہ طور یہ قرارداد پاس ہوئی کہ جہاں پر بھی ہمیں اسراف دکھے شادیوں, جہاں پر بھی یہ زیادتی ہمیں دکھے, ہم ان شادیوں کا بائیکاٹ کریں. ہم بحیثیت مبلغ یا مولوی ہیں یا نکاح پڑھانے کا جن کا یہ کام ہے, وہ بالکل اس سے دوری کا بائیکاٹ کریں اور لوگوں کے تک یہ میسیج پہنچے کہ اگر ہم سادگی اپنے شادیوں میں نہیں کرتے ہیں, اگر ہم دین کے تعلیمات کے مطابق یہ شادیاں انجام نہیں دیتے ہیں, تو کوئی نکاح پڑھانے والا ہمارے گھر نہیں آئے گا. اس میں ہمارے جو نکاح خوان ہیں ان سب کو چاہیے اس پر عمل کریں. تو جیسے آپ نے اشارہ کیا, بنیادی بات تو نکاح خوانی ہی ہے. لیکن آغا مجتبیٰ صاحب کہہ رہے کہ متحدہ مجلس علماء کا ایک اجلاس ہوا, ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اگر وہاں سے کمپریہنسیو اور ایک سٹرونگ ورڈ میں تمام لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن جاری کی جائے, پھر یہ بھی ہو کہ جو ہماری مقامی مسجد کمیٹیاں ہیں ان کو بھی ایک سٹرکٹلی ڈائریکشن جائے کہ جناب اگر یہ ڈیویٹ ہوا کسی بھی طریقے سے تو جناب آپ کے ساتھ ہم نے جو کرنا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ معاملہ آپ کا ہمارا ہے, اسٹیٹ کا زیادہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. جی بالکل, انفیکٹ یہ چیز عمل میں آ چکی ہے. گزشتہ اجلاس میں اس بات پہ زبردست زور دیا گیا اور سب اکابرین کی طرف سے یہ پیغام واضح الفاظوں میں دیا گیا, اور وہ قرارداد میں بھی آ چکا ہے کہ متحدہ مجلس علماء کا بالجملہ فیصلہ ہے کہ جہاں پر بھی اسراف شادیوں میں ہمیں نظر آئے ہم ان شادیوں میں شرکت نہیں کریں. ابھی اسراف والے معاملے پر بھی مجتبیٰ صاحب مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. میں گزشتہ دنوں سری نگر میں ایک دیکھ رہا تھا, پھر میں نے اس بزرگ سے بھی گفتگو کی, انہوں نے کہا جناب اسراف آپ کی نظر میں ہے, یہ تو میری نظر میں خوشی ہے, میرے کو اللہ نے پیسہ دیا میں خرچ کروا رہا ہوں. پھر جب میں نے اور اس سے گفتگو کی تو وہ میری بات سے بالکل قائل نہیں ہوا. یہ جو اسراف والی بات ہے نا, اب اس پر بھی ایک مکمل وضاحت ہو کہ جناب آپ نے کھانا پکانا ہے تو بس اتنا ہونا چاہیے, آپ کے پاس دعوت پہ لوگ آئیں تو بس وہ یہ ہونا چاہیے, ولیمہ آپ کا ہو تو وہ اس طریقے سے ہو. اب شاید مذہبی پیشواؤں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ادر, جو ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کیا کر پائیں گے. اگر مذہبی پیشوا ایک پیج پر آئے تو آپ کو یہ امید ہے کہ ایک بڑا ریفارم ہوگا, اور جس دلدل میں ابھی ہم پھنسے ہیں اکراس دا اسٹیٹ, اس سے ہم باہر آ سکتے ہیں. جی بالکل, دیکھیے گور صاحب میں اس حوالے سے آپ کو ایک بنیادی بات کہنا چاہوں گا. دیکھیے جو یہ شادیوں کی ایج کا جو آپ معاملہ دیکھیں, جیسے آپ نے خود بھی اعداد و شمار دیے کہ 50 سے بھی کچھ لوگ تجاوز کر چکے ہیں اور ان کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی. دیکھیے مسئلہ کیا ہے,
जो हमारा सबसे ज्यादा तवज्जो है वो करियर बनाने पे है, वो मसलन तालीम हासिल करने पे है। ये चीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस मामले पे भी एक सीरियस व्यू रखनी चाहिए, एक खास तवज्जो रखना चाहिए। देखिए हमारा दीन कहता है कि जब आप शादी करते हैं कि आपका निस्फ ईमान कामिल हो जाता है और फिर आपको अपने आधे ईमान को ही बचाने के लिए जो है कोशिशें करनी होती है। देखिए ये कितना बड़ा जो है इवेंट अपनी जिंदगी में है कि ये अंजाम देने से आपका निस्फ ईमान कामिल हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम 40 साल में 35 साल में शादियां करते हैं और इस दौरान जो है कि जैसा कि आप जो आज जिस एज में हम रहते हैं, जिस जमाने में हम जिंदगी करते हैं, आज देखिए कि फहशात कितने आम है। आपका सोशल मीडिया देखिए, आपका इंटरनेट पे देखिए, जो ऐसी चीजें हैं जो जिनसी तहर्रुक एक नौजवान में पैदा करते हैं और उसके लिए कोई हलाल रास्ता नहीं रहता है, तो बेहरारवी ज्यादा होती है, फिर तजावुजात ज्यादा होते हैं, फिर रेप केसेस ज्यादा होते हैं। अगर हमारे पास ये एक कुदरती और खुदा की तरफ से एक बाकायदा तरीका है कि अगर हम मुनासिब एज में जो 20 से 25 साल ही है जब ये जवान लड़का और लड़की अपने उरूज में होता है, अगर इनकी शादियां हम इस मुनासिब एज में अंजाम देते हैं, फिर देखिए फिर बात होती है कि शादियां होंगी तो बच्चे दुनिया में आएंगे, तो बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चा कभी बीमार होता है, बच्चों की देखभाल करनी होती है। देखिए हम इतना लाखों रुपया हम, जैसे आपने उन खुद बुजुर्ग का इशारा किया कि हम इसराफ नहीं करते, हम अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं। अगर यही पैसा जो है इन नौजवान जोड़े की हिमायत के लिए अगर हम खर्च करें, जब तक कि अपने पैरों पे खुद खड़े होते हैं, खुद कमा लेते हैं, अगर माँ बाप ये पैसा उसके लिए सपोर्ट रखे तो हम जो है मुनासिब एज में शादियां कर सकते हैं। माँ बाप का सपोर्ट इन नए जोड़ों के साथ रहे तो ये इज़्दिवाजी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे और अपने करियर दो तरह की शायद परेशानियां दोनों साइड से दूर हो जाएं। अगर साहब एक चीज और भी, जब हम मुआशरे से भी और कुदरत से भी जो काम कर रहे हैं वो उसके बरक्स नजर आता है, और दूरियां या एक अलग किस्म का एक वैक्यूम जो पैदा हुआ है इस काम से, क्या ज़रूरत इस बात की आज दौरे हाजिर में नहीं है कि एक मास कैंपेन के तौर पर इस मुहिम को चलाया जाए और उन तमाम लोगों तक, या जिनको स्टेक होल्डर्स का नाम दिया जाता है, जिनको ये कहकर शायद इग्नोर किया जाता रहा है या आज भी किया जा रहा है कि ये गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज और ये अखराजात जो किए जा रहे हैं इनको समझाया जाना चाहिए। तो जो मजहबी पेशवा है, रहनुमा है, तमाम लोग स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर एक मास कैंपेन की तरह इसको पेश करें और काम हकीकी मानों में हो। जी, जैसे मैंने अर्ज किया कि मुफ्ती मजलिस उलमा का ये फैसला रहा और तब से मुसलसल, चूंकि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो खासकर जुमा के खुतबात होते हैं और जहाँ कभी भी मजहबी कोई मजलिस होती है उसमें ये खास तौर पर ये मौजू रहा है और मुबल्लिगीन इस चीज़ पर ज़बरदस्त जोर दे रहे हैं और जो फैसला मुफ्ती मजलिस उलमा ने उस इजलास में पास किया था उसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि शादियां जो हो मुनासिब तरीके से हो, इसमें इसराफ ना हो और जो मुनासिब एज है उसी में शादियां हो जो हमारे दीन ने और मेडिकली भी ये प्रूव्ड है। देखिए आगे फिर इनफर्टिलिटी का भी जो है मामला हमें देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों पे हमारी तरफ से जो है जुमा के खुतबात और बाकी मजहबी जो है मजालिस वगैरह होती है उन पे पूरा इस चीज़ पे जोर अब आगा मुस्तफा साहब, ये तो एक पहलू है इस पूरी खबर। एक आखिरी चीज़ जिस पर आपकी राय भी लेना चाहूँ, चूँकि आप मजहबी पेशवा भी है, नौजवान भी है और आपके पास राब्ते भी बहुत ज़्यादा है। अब कुछ ऐसे भी घर हैं जो मफलूकुल हाल है, जिनके पास उतना ज़रिए आमदनी नहीं है जहां पर वो अपनी बेटी की शादी कर पाए या बेटे की शादी कर पाए। तो अब आपकी, मेरी और हम सब की मिली जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम उन बेटियों तक भी पहुंचे और उनकी निकाह का संज करवाएं, उनकी निकाह की तैयारियां करवाएं, चुपके ही सही, बिना किसी को बताए। ऐसा चीज़ हो सकता है। अगरचे हम श्रीनगर के अंदर कुछ चीज़ें देख रहे हैं, कुछ एनजीओ ज़रूर मास मैरिजेस कर रहे हैं, उस पर भी अब कल से सवाल उठना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक बेहतर कॉन्सेप्ट उनके पास है। तो लेकिन मिनहसुल कौम और बड़े बड़े इदारों और बड़े बड़े अंजुमनों की क्या ये ज़ाती जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस हसास मामले पर भी काम करें?
जी बिल्कुल। देखिए, जो मास मैरिज का यहाँ पे एक जो सिलसिला चल रहा है उसके अपने खदखाल तो है ही, लेकिन जो इस हवाले से हमने जो मुशाहिदा किया कि लोग मास मैरिज के ताई उतने ज्यादा वो जो है रगबत नहीं रखते हैं, क्योंकि यही फिर रस्म रसायन जो हमने इजाद किए हैं, तो लोग समझते हैं कि मसलन अगर मेरी बेटी की शादी किसी मास मैरिज में होती है तो वो उस घर में जाती है तो कोई उसकी ननद उसके और रिश्तेदार फिर जिंदगी पर उसको ताने देते रहेंगे कि तुम्हारी तो इस तरह से शादी हुई, तो लोग ज्यादा वो इसकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इसकी निस्बत जो है कि मसलन जो कुछ मदद हो सके वो जैसे बेटियों के लिए बच्चों के लिए हो सके, ताकि उनके घर वाले खुद मुनासिब तरीके में वो शादी जो है अंजाम दे, यानी कि पुश्त पनाही से इनकी मदद अगर हो वो ज्यादा बेहतर है मास मैरिज से, ताकि इनका जो है सोसाइटी में भी अच्छी तरह रहना मुमकिन हो सके और उस घर में भी रहना मुमकिन हो सके और वो ये शादी भी जो है सादगी से अंजाम दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया आगा सईद मुश्तबा अल मौसफी अल सफ़ी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हम सब ने दरअसल बात में कोई बात बनती है, और जैसे अभी ये पता लगा कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने एक फ़ैसला लिया, ज़रूर मीरवाइज़ मौलवी फ़ारूक साहब के साथ भी हम रब्ता करेंगे, उमर साहब के साथ भी रब्ता करेंगे, उन्हें भी प्रोग्राम में लाएंगे। अब चूँकि उनके 2-3 दिन थोड़ा बिजी हैं, उनके घर में जिस तरीके की डेथ हुई है, तो उसके बाद ज़रूर उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे, ज़रा बात सेहत की भी आपको बताते हैं। और जम्मू सूबे के अंदर, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेंगू का मर्ज़ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, मज़ीद केसेस जो है वो सामने आए हैं, और इस ज़िमन में अदाद-ओ-शुमार सामने आए, और कल जम्मू के अंदर मज़ीद केसेस आए, 3 नए केसेस डेंगू के अंदर आए हैं, और इस तरीके से तादाद जो है वो 4960 से ऊपर चली गई है। जम्मू सूबा के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त डेंगू के केस देखे गए हैं, जो 3000 से भी तजावुज़ कर चुके हैं। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो डेंगू के मामलात या केसेस में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है, और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जम्मू सूबे के अंदर जम्मू ज़िला सर फहरिस्त है, कश्मीर सूबे के अंदर श्रीनगर। लेकिन आप जब जम्मू को डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो जम्मू के अंदर इन 5000 केसेस में से 4000 सिर्फ जम्मू में आए हैं, 537 केसेस सांबा से, 458 केसेस कठुआ ज़िले से, 256 केसेस उधमपुर से, 204 रियासी से, 124 राजौरी से, 115 डोडा से, 59 पुंछ से, 47 रामबन से, 19 किश्तवाड़ से और 19 कश्मीर सूबे से कुल केसेस अभी तक सामने आए। 34 केसेस बाकी स्टेट्स और यूटी से हैं, लेकिन जुमे और हफ्ते की शाम तक भी मजीद केसेस की तस्दीक हुई है, जो 2 से 3 बताए गए हैं। इसके अलावा मुतलका हुकाम की जानिब से भी बताया गया है कि इस साल जिन लोगों को कल तक जिनके टेस्ट किए गए, जिनके नमूने जांच के लिए लिए गए, 27,433 ऐसे मरीज थे, और इनमें से 4,967 लोगों के टेस्ट मुस्बत पाए गए, पॉजिटिव केसेस पाए गए। इसके बाद एक शख्स की मौत इस साल हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। ये एक पॉजिटिव साइन इसमें है। 10 लोगों की मौत लास्ट ईयर हुई थी, और 3 डेंगू के केसेस जो कल भी रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 2 नौजवान हैं, एक मर्द और एक खातून इनमें शामिल हैं। 474 पेशेंट्स कुल मिलाकर जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, और इनमें से 385 भी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ बताती हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में पूरी यूटी के अंदर। लेकिन रवां बरस से जो 5000 केसेस हैं, सबसे बुरी खबर अगर कहीं से है तो जम्मू सूबे के इंटीरियर बेल्ट से, जहां जम्मू ज़िला 4000 केसेस के साथ सर फहरिस्त है। पहले कॉल्स की तरफ जाएं, आप लोगों की बात सुने। बात ज़रा उन बच्चों की, उन तालिबा और तालिबात की जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर परेशान हैं। तालीमी निज़ाम बेहतर हो, इसके लिए मुसलसल कोशिशें हुई हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स या रिजल्ट अभी तक मुख्तलिफ इलाकों में नहीं है। टंगधार के अंदर जहाँ असातिज़ा की कमी और दीगर सहूलियात के फुकदान के खिलाफ
तलबा और तालिबात की जानिब से सड़क पर निकलकर एहतजाज किया गया। और इस दूर दराज इलाके के अंदर जहां पर इतलात के मुताबिक जब चूंकि ये एहतजाज कल का था, पूरे दिन ये बच्चियां सड़क पर बैठी रहीं, जिसके बाद मकामी इंतजामिया सामने आई, इनको समझाने की कोशिश की। दरअसल 2-3 मामला थे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो परेशानी पूरी यूटी की है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगधार की ये तलबा और तालिबात, जिनके मुताबिक एक हिफाजत का जो मामला है या सिक्योरिटी का जो इशू है, ख़ास तौर से वो परेशानी का सबब बना है बच्चियों के लिए कैंपस के अंदर। और जो मामला जिन पर यकीन दहानी कॉलेज हुकाम की जानिब से, महकमा तालीम की जानिब से या आला तालीम महकमे की जानिब से कराई गई थी, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। इतना ही नहीं, बड़ी परेशानी ये कि एग्ज़ाम को सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, बीच में छुट्टियां हैं। तो मार्च और अप्रैल सेशन की तरफ अब जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो बच्चे ये बताते हैं कि उनके पास एक जो कंसर्न सब्जेक्ट वाइज जो टीचर्स होते हैं वो हैं ही नहीं, लेक्चरर्स की कमी है। और जब आप इस मसले को थोड़ा और खोल कर देखते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे या करते हैं, तो पता चलता है कि कॉलेज लेवल पर जो लेक्चरर्स हैं उनकी कमी जम्मू कश्मीर के अंदर है। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनके भी कुछ मुतालबात अपनी जगह है और वो इन आसपास या दूर दराज इलाकों में भी कहीं पर अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए इन कैंपसेस में या कॉलेजेस को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते और नाराज़गी का इजहार हुकूमत से। क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, उनका ये भी मुतालबा है कि 60,000 के करीब तनख्वाह लद्दाख यूटी के अंदर पहुंचने वाली है, जहां पर मुतालबात लेक्चरर्स के मान लिए गए। तो यही मुतालबा यहाँ पर भी था। यूनियन टेरिटरी के अंदर 30,000 से कम की तनख्वाह और दूर दराज इलाकों में मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिलों में उनको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। इस पर तो तवज्जो दी जाए। ये एक बुनियादी मसला है जिस पर सरकार को इन कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन या जो लेक्चरर्स हैं जो कॉलेज लेवल पर पढ़ाते हैं, उनकी मुश्किलात को समझना होगा। अब जब ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स नहीं होंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा, दरस व तदरीस का अमल कैसे आगे बढ़ेगा। आज आप शायद वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स कह रहे थे कि भाई साहब हमें प्रॉब्लम है, हमारी सैलरीज बढ़ाइएगा, दीगर मामलात हैं, वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि बच्चियां सड़क पर क्यों बैठी जब स्कूल खाली हैं। जो वक्त कॉलेज में बैठकर पढ़ने का था तब वो सड़क पर थी। बाद में यहाँ पर कंसर्न लोग आए और इतलात के मुताबिक इन बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए तहसीलदार अमीन साहब यहाँ पर पहुँचे, SHO टंगधार पहुँचे, इंस्पेक्टर वसीम बुदू और बाकी तमाम लोग जिन्होंने किसी हद तक इनको समझाने की कोशिश की और शोर शराबा या एहतजाज ख़त्म किया गया। लेकिन 2 परेशानियाँ कि एक तो निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि जिन लोगों को तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने का रोल दिया गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, उनके मुतालबात जो ज़रूरी हैं और दरीना मुतालबात हैं उनको समझा जाए और जायज़ मुतालबात हैं, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं। यूटी लद्दाख की तर्ज पर काम करने की बात कर रहे हैं। एक तो वो पूरा अगर हो जाता है, उसके बाद आप देखिएगा मज़ीद लोग सामने आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करेंगे, जब अच्छा पैसा देंगे, आप उनका ख्याल रखेंगे, तो वो शायद इस तरीके से एहतजाज फिर नहीं होने देंगे। ये कमी आज महसूस हुई। हमारी बात कल भी हुई थी, MLA साहब से भी हुई थी, तो उन्होंने बोला आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर, साहब ने बोला पीसफुली प्रोटेस्ट, हाँ पीसफुली कर सकते हैं, हमने बिल्कुल पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कॉलेज इंतजामिया से मैं आपके साथ कौन है? मैं हूँ सर। ये सर, ये जी सर। चलिए जनाब, बात ज़रा कॉलेज की हो रही है, तलबा की हो रही है और उम्मीद है कि हुकूमती इदारे इस पूरे मामले पर देखेंगे और इसका हल करने की कोशिश भी करें। फटाफट से कुछ फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करवा रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, लेकिन जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी तो अब आप TV की आवाज़ बंद करेंगे, फ़ोन लाइन के ज़रिए से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खुदा तो माशा अल्लाह पेट पर नजर थी मिसाल में ओदगर वोल बनाए 50,000 लड़के लड़की फजल वाला मोय मालियात जिन्हें गोटे अमे खर तैयार यम बची सोजोक नबर पढ़ने खतर रोजगार कमाने खतर बाकी चीज फजल वाला दयम चीज ये मतो यलगार लड़के खानदार करने खतर तैयार चे खुदा करने जोस ये दिवान तम नियत पत गई तम कलकत्ता अनेक तो बिहार च लड़की हजूर वाला पे तम ये बसानी अज स्कूल नश बेचान अज मस्जिद नश बेचान अज अस्थान नश बेचान ये बिहार च लड़की वो छकत तम सवाल मोन यह कत ये गई बिजली डिपार्टमेंट ओतर पावर इतगल गसान सारी अफसर गई रिटायर चीफ इंजीनियर तिमन 2 पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन 4 पोस्ट फजल वाला खाली जाय पूर सपदान के लोग परेशान पावर ये चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो,
हेलो जी, नाम बताइएगा, कहाँ से? मोहम्मद अमीन हकाक नालबल नौशहरा से। जी हकाक साहब, हकाक साहब वनी बस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहम्मद अमीन हकाक नालबल नौशहरा पे। जी हकाक साहब वनी बस। गौर साहब आर्ज लेट मैरिज आव तुहंदिस तबसरस मज यह बड़ नफीस चीज, मगर मोन मशवर लकुट हबर तहिया नहिया कि अत गो सर्वे गन गर पद गर कि ज्यादा हास कर लोवेस्ट दर्ज लुक तिमन गरीबन मज तिमन मज ज्यादा वनकस लेट मैरिज गसान तिमन कह चीज आसान कर बाकी मीडियम क्लास थर्ड क्लास तिमन लेट मैरिज क्या तिमन पढ़ अगराज मकासद, मगर गरीब तबकह तिमन मान नजरन तल मज दरित कोर मगर छुक न कहें। अत ग सर्वे गर पद गर तम वुचान कतनस क्या सठा शुक्रिया हकाक साहब, तुज कत से बिल्कुल सही कि असिस्टेंट तह मामल तिमन यून यम अमिक मुस्तहिक बाज़ाब्त पे अमिक ज़रूरत न कि आम खाम या सियासी कारंदन हंदन घर वालन गोस पोस तरन। यह तुज कत सही है। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो हेलो, चलिए ड्रॉप कीजिएगा, दूसरी कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो, ये बड़ा मुश्किल हमारे लिए होती है जब चारों लाइंस ब्लॉक हो जाती हैं, कॉलर लाइन पर होते हैं और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, कॉल पर बात करना भूल जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, हमने काट कर फिर वेट करना पड़ता है जब तक वहां से कॉल करती है। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो 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 जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, अश्विनी कोहली जी। कोहली साहब खुश आमदीद, बताएं। सर यही है, आज एक सोशल वर्कर मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी। बाकी है विद्या डोर का तो पेंशन मिल नहीं रहा, आज पता नहीं असेंबली में पास होगा या नहीं होगा। मोदी सरकार में तो फिर भी लोगों को पैसा मिलता था जी। लोग आते हैं, लोग हैंडीकैप विधवा जो भी है इनको पैसा मिल नहीं रहा। महीने महीने मिलता था 1000 रुपया, जब गवर्नमेंट ने वायदा किया था भाई इनको मिलेगा भाई 3000 रुपया, पता नहीं कोई देगा या नहीं देगा। बहुत शुक्रिया जी। हाँ बिल्कुल, एजेंडा में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में भी है। अब देखना होगा कि कब से ये इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन बात आपकी सही है कि बेवाएं हैं और भी विडोज़ हैं, ऑर्फन्स हैं, उनका ये जो मंथली पेमेंट होनी चाहिए थी, ये जानी चाहिए थी सरकार की, इसकी ओर बड़ी संजीदगी के साथ एक फैसला लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं जम्मू से बोल रही हूँ। जी जी बताएं। जी आप बताएं, वो आप बोल रहे हैं इस मतलब इस ना ये शादी का जो ये होगा, आप बताएं जिसकी माँ बिल्कुल मुश्किल से अपने बच्चे को पाल पोस कर अपना घर गृहस्थी चलाती है, जब आप इन पर अच्छे से एक्शन उठाओगे, जब किसी को ऐसे कहोगे तभी लोगों को डर रहेगा। इतना दहेज, इतना मतलब बढ़िया से शादी करना, किसी माँ के पास होता है, किसी के पास कोई कुछ ये नहीं होता है जो कर नहीं सकेगी, उस वजह से ये चीज होता। नेक्स्ट अगर किसी लेडी ने शादी कर ली किसी के साथ, ये जो हस्बैंड लोग एक चक्कर में दो साल गुजारे, 3 साल गुजारे, एक लेडी को डिवोर्स देते हैं, अच्छा कोर्ट के जरिए भेजते हैं, आप ये एक्सेप्ट करो, जबरदस्ती साइन करवाते हैं, उधर से किसी और को पटाते हैं। इन चीजों के लिए आप करिए प्लीज प्लीज। किसी अगर किसी लेडी ने बड़ी मुश्किल से किसी 2, 13, 14 साल के बाद कोई एक्शन उठाई होगी किस सहारे के लिए, अदरवाइज उस हस्बैंड को कुछ भी नहीं करते होंगे, यहाँ से उसको अपना काम काज करते, फिर वो औरों के साथ, श्रीनगर के लोग औरों के साथ पटा के उसको भाई थ्रू फटाफट भेजते हैं, जबरदस्ती घुस के घरों में घुस के साइन करवाते, आप जी साइन करो, अब मैंने तेरे साथ नहीं रहना, अब किसी और के साथ रहना, ऐसे ऐसे बहुत इन चीजों पर अगर आप करेंगे
देंगे तो बहुत शुक्रिया वो मैंने बहन, पहले- आपसे वादा है कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से कि इन सभी मामलों पर गुफ्तगू करें। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पिछले कई दिनों से हमारी नोटिस में भी है कि डाइवोर्स का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जबरी डाइवोर्स होना भी शुरू हो गया है। ये एक तलख हकीकत है हमारे माशरे की और इस तरीके की खबरें हर तरफ से आना शुरू हो गई है। आपसे वादा है कि हमारी रिसर्च टीम बैठेगी, ज़रूर इस पर हम सोचेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका करने के लिए। आज कॉलर्स का सिलसिला यहाँ पर रोकना पड़ेगा। फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। आसिफ रशीद और मुझे आप देंगे इजाज़त, लेकिन चलते चलते ज़रा इस खबर पर भी नज़र डालते हैं जो इस वक्त एक और बड़ी डेवलपमेंट उभर कर सामने आ रही है। सत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सदर मुकर्रर हो गए हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट थे, रविंदर रैना को हटा दिया गया है, तब्दील कर दिया गया, उनका टेन्योर मुकम्मल हो गया था और बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए अब इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि सत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नए सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर रिलीव किया गया जी रविंदर रैना को, और रविंदर रैना नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर रहेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर अब तमाम कमान भारतीय जनता पार्टी की सत शर्मा के पास चली गई है। सत शर्मा को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था और अब वर्किंग प्रेसिडेंट के फौरन बाद आज बीजेपी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उन्हें मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बना दिया गया है और रविंदर शर्मा को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव नेशनल एग्जीक्यूटिव रविंदर रैना को एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर तैनात कर दिया गया है और सत शर्मा फुल फ्लेजेड भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर दिए गए हैं। चलिए जनाब, ये तो थी बात आज सलाम जेके में आपके साथ। उम्मीद है कि आप पूरा दिन हमारा साथ देंगे, राब्ता साइटों पर भी हमारे साथ रहेंगे। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हम या नासिर।